हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। राष्ट्रपति के ऊपर हमें सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, रेलवे हो और या फिर पीसीएस के एग्ज़ाम हो, यूपीएससी की एग्ज़ाम हो। इन सारी जो एग्ज़ाम्स होती है उनमें राष्ट्रपति के बारे में अच्छे से क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज हम राष्ट्रपति के जितने भी मतलब क्वेश्चंस आज तक आए हैं, ठीक है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन आगे आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास है जो हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम के लिए इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना करते हुए आज के इस सेशन को। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं तो इनमें से कौन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है इलेक्शन में कौन कौन शामिल होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है आपको लोकसभा में निर्वाचित सदस्य, 2 राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, 3 राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, 4 राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, 5 दिल्ली और पुडुचेरी के संघ राज्य क्षेत्र के विधान सभाओं में निर्वाचित सदस्य। और नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, हमने ये देखा है कि जो जो भी इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का, उसमें लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं, राज्यसभा के भी होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। ठीक है, लेकिन राज्य विधान परिषद के नहीं होते। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है तो ये नहीं है, इसका मतलब हम इस तरह से यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन कौन से रूल आउट हो जाएंगे हमारे। तो बी एक गया और उपरोक्त तो सभी एक जो है ये गया। तो अब बच्चे कितने, 2, 1 2 3, या फिर हमारा सी वाला होगा 1 2 3 और 5। तो हमें पता है कि दिल्ली और जो पुडुचेरी है इसके जो विधान सभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी पार्ट लेते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हुआ सी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, ठीक है, इसमें कौन से सदस्य भाग नहीं लेते हैं ये आपको दिया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के सदस्य के संबंध में हमें जानकारी दी गई है। और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और पुडुचेरी राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी जो है, ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को जो 70वां हमारा संविधान संशोधन था 1992 द्वारा निर्वाचन गण का सदस्य बनाया गया है। ठीक है, मतलब ये है। और राज्य की जो विधान परिषद है वो नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले इसमें दिया है कि जो भी राज्य की विधान परिषद होते हैं वो नहीं लेते हैं भाग। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमें मिल गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मतलब इस तरह का क्वेश्चन जो है हमें हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन मंडल है, जो इलेक्शन होता है, उनमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर बाकी का जो क्वेश्चन है आपको अटेम्प्ट करने में आसानी जाएंगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह है आपके सामने, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है, भारत का जन्मजात नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष तक होनी चाहिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए, या पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान मौन है। तो इनमें से आपको कौन सा सही जो है वो चुनना है। ठीक है, तो आप सोच लीजिए और आंसर टिक करते वक्त पहले अपने जो स्क्रीन है उसको वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और उसके बाद जो है अपना आंसर आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका आंसर देखेंगे। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा,
क्यों होगा यह अब हम देखते हैं। इसके बारे में नीचे हमें जानकारी दी है और यह हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर उपतों में से जो भी दिया है ऊपर हमें वो एक भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो भारतीय संविधान के आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए जो भी उसकी क्राइटेरिया है वो दिया है, उसे किसी भी रूप में भारत का नागरिक होना चाहिए, ना कि जन्मजात। मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ से, मतलब यहाँ पे उनका जन्म ही हुआ हो, वो जो नागरिकता है वो किसी भी रूप से नागरिकता ले सकते हैं। और नागरिकता कैसे ली जाती है इसके ऊपर भी हम आगे चल के वीडियो बनाएंगे, ठीक है। निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होती है, न कि 30 वर्ष है, ठीक है। उसे केवल लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। देखिए जो लोकसभा होती है तो लोकसभा में से ही उसे निर्वाचित होना चाहिए, ठीक है। मतलब योग्य होना चाहिए। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित होने के लिए उपबंध किया गया है। यानी कि 57 में राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित यानी वो री इलेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा है कि अभी जो क्वेश्चन देखा हमने कि इसमें राष्ट्रपति के बारे में जो भी उनकी अर्हताएँ है, ठीक है, क्राइटेरिया है जिसको हम बोलते हैं, जो भी उनकी पात्रताएं हैं वो हमने देखी है। तो इसके ऊपर भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, उनके बारे में हमें कौन सा सही है ये बताना है। चुनाव में राष्ट्रपति के लिए 100 प्रस्तावक और 100 अनुसमर्थक होनी चाहिए। निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। 3 निर्वाचन खुले मतदान द्वारा होता है। तो इनमें से हमें सही कौन सा है ये हमें बताना है। तो वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर टिक करिए, ठीक है। अभी हम इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका जो आंसर है वो बी है। बी क्यों है ये भी हम देखेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के जो संबंध में जो भी यहाँ पे तर्क दिए हैं वो पहला और जो तीसरा है वो सही नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए कम से कम कितने जो प्रस्तावक और अनुसमर्थक होने चाहिए वो सिर्फ 50 होने चाहिए, ठीक है। कितने होने चाहिए? सिर्फ 50 होने चाहिए। और अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान के द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसा होता है इसके ऊपर हमें यह क्वेश्चन दिया है, तो ये भी आप देख लीजिए। और इस तरह के क्वेश्चन में हमें पूछे जाते हैं। इनमें से ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कितने प्रस्तावक और अनुसमर्थक होनी चाहिए ये यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, किंतु वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पद ग्रहण करने के तुरंत पूर्व से, पद ग्रहण करने के तुरंत बाद से, पद ग्रहण करने की तारीख से या पद ग्रहण करने से 6 माह तक के अंदर। तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमें बहुत बार पूछा गया है और इसके ऊपर भी हमें आगे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी है इसका आंसर, क्योंकि पद ग्रहण करने की तारीख से ही वो जो है विधानसभा, संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति जो हमारा पद है, ठीक है, ये जो पद है ये किसी भी पार्टी या किसी से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ये किसी भी या संसद या फिर विधानसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें यहाँ पे कुछ जानकारी भी दी है। देखिए,
हमारा आंसर सी है। और ये आर्टिकल कौन सा है तो 59, और इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के पद के लिए सिलेक्ट हो जाता है तो उसका जो सदस्य है वो ना कि स्टेट और ना ही सेंटर में किसी तरह का भी वो सदस्य रह पाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के संदर्भ, मतलब जो रीति है वो किस तरह से है राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसके ऊपर हमें क्वेश्चन पूछा गया है। और हमारा ऑप्शन है विधानसभा के एक सदस्य का मूल्य इक्वल टू जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या डिवाइड बाय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या मल्टीप्लाई बाय 100, या फिर संसद के एक सदस्य का मत मूल्य सभी राज्य के विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य डिवाइड बाय संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर टिक करिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी दिया है। ठीक है, क्या है हमारा सही आंसर, तो जो बी है, बी यानी केवल 2 ही हमारा सही है, पहला जो है वो गलत है। क्योंकि राज्य की जनसंख्या तो हमें पहले ही पता है कि ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम देखते हैं। संविधान का जो आर्टिकल 55 है, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का जो तरीका है वो दिया गया है, और इस संबंध में उपरोक्त एक जो कथन है वो सही नहीं है, क्योंकि 1/100 के स्थान पर कितना है वो 1/1000 होना चाहिए। ठीक है, उल्लेखनीय है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या ज्ञात करने के लिए उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की जनसंख्या को 1000 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या से भाग दिया जाता है। अतः सही तरीका जो है वो इस तरह से होता है, विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य इक्वल टू कितना है, राज्य की जनसंख्या डिवाइड बाय विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या है वो इंटू मल्टीप्लाई बाय 1000 लेना है। वहाँ पे हमें कितना दिया है, 100 दिया है। ठीक है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा में एक सदस्य का मत मूल्य उस राज्य की जनसंख्या को राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 गुणकों के बराबर होता है। इस संदर्भ में संयुक्त जनसंख्या से तात्पर्य वर्तमान में किस वर्ष की जनसंख्या द्वारा निश्चित जनसंख्या से है। तो कौन से वर्ष से है इसका हमें आंसर देखना है। तो इसके बारे में आप सब लोगों को पता ही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है, तो ये है 76 के, मतलब जनगणना 1971 के तहत जो है हम इसको मानते हैं। ठीक है, सॉरी 76। ओके, तो 42वां जो संशोधन हुआ था, कब हुआ था, ये हुआ था 1976 में। इसके तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से आशय जो हमारा था वो राष्ट्रपति कितना है, मतलब 1971 की जनगणना द्वारा निश्चित जनसंख्या से है। इस वर्ष 2000 तक के लिए निर्धारित किया गया था, किंतु जो हमारा 84वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसमें 2002 के द्वारा इसे इस वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इसे 2000 वर्ष तक के लिए निर्धारित किया गया था, किंतु जो 2002 में जो हमारा एक संशोधन हुआ है उसके तहत 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या होगा, हमारा 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन की
निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य है या नहीं है। स्वयं प्रत्याशी है, राज्य की विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना शेष है, विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य है, विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, यह हमें बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को आंसर दिख चुका है, तो इसलिए हम इसको सीधा डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने अभी क्या देखा था कि जो भी ऊपर वाला हाउस होता है, ठीक है, विधान परिषद होता है, उसका सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डी ही हमारा आंसर होना चाहिए। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये यहाँ पे हमें, अगर वो उस सदन का सदस्य है, विधान परिषद का सदस्य है, तो वो विधान परिषद का सदस्य है तो वो भाग नहीं ले सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। संविधान के अनुसार जो आर्टिकल 54 है, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का उपबंध किया गया है, जिसमें राज्य के विधानमंडल के उच्च सदन, अभी हमने जिससे बात की थी, जिसके बारे में, विधान परिषद के सदस्य निर्वाचन मंडल से भाग नहीं ले सकते। यदि मुख्यमंत्री उच्च सदन का सदस्य है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में फिर नहीं भाग ले सकेंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमें यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, ओके। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं का जो विवाद है, ठीक है, शंका और विवादों की जांच और निर्णय लेने का जो निर्वाचन आयोग करता है, या फिर 2, राष्ट्रपति की नियुक्ति अवैध होने की दशा में उनके द्वारा पूर्व में दिए गए कार्य वैध हो जाएंगे। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर टिक करिए। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हमारा डी, यानी कि जो उपरोक्त दोनों जो कथन है वो दोनों ही सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत क्या है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है और उनका निर्णय अंतिम होगा। इसका इलेक्शन आयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की नियुक्ति और अवैध घोषित कर देता है। तो पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे, वे प्रभावी बने रहेंगे। किसके तहत? आर्टिकल 71(2) के तहत। ठीक है, संविधान के अधीन रहते हुए संसद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विषय का विनियमन विधि द्वारा कर सकेगी। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति का जो भी संबंधित विनियम करना है वो विधि के द्वारा कर सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है, 71(4) के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है और कैसे अवैध होता है या फिर कैसे वैध होता है, इसके बारे में हमें यहाँ पे जानकारी दी है। ठीक है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में कोई उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/भाग भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। या फिर राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष उम्मीदवार को एक निश्चित राशि भारतीय रिजर्व बैंक में जमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो पहला है जो वो गलत होगा। ठीक है, मतलब ये जो है ये गलत है, यहाँ पे ये इतना नहीं है, कितना है वो आगे हम देखेंगे। तो ये हमारा गलत हुआ। तो इस हिसाब से अगर हमने देखा तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका मतलब हमारा आंसर केवल 2 जो है वो बराबर होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रत्येक उम्मीदवार को एक निश्चित राशि जो है, जिसको हम डिपॉजिट बोलते हैं, वो जमा करनी पड़ती है
ठीक है, और ये कितनी है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे, हाँ अभी जो हमने बोला था कि उसका ये जो है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 1/6 होता है, 1/10 नहीं होता है। और जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था वो यहीं पे दिया भी है कि 15,000 रुपये की राशि जो है वो जमा करनी पड़ती है, और जिन भी उम्मीदवारों को इससे कम वोट मिलते हैं उनकी वो ज़मानत ज़ब्त की जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। संविधान की दूसरी अनुसूची में शपथ के संबंध में उपबंध दिया गया है। 2, संविधान की तीसरी अनुसूची में उपलब्धियां, भत्तों और विशेष अधिकारों के बारे में दिया है। 3, राष्ट्रपति की शपथ प्रतिज्ञा उपराष्ट्रपति के समक्ष लेता है। या फिर 4, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष राष्ट्रपति शपथ प्रतिज्ञान लेता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इनमें से एक भी जो है वो कथन हमारा सही नहीं है। ठीक है, और हमारा आंसर जो है वो डी होता है। फिर उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 59(3) में क्या दिया है हमें कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्तों और विशेष अधिकारों का उपबंध है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 1.5 यानी 1.5 लाख रुपए है, और 19 वेतन भत्ते उपलब्धियां संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत दिए जाते हैं। ठीक है, संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत दी जाती है। संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है। संविधान की अनुच्छेद 60 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित होते हैं तो उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष वो शपथ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन के बारे में हमने देखा। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा के रूप में निम्नलिखित में से कौन शपथ ग्रहण करता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कौन होगा हमारा आंसर, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 60 में इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त के पश्चात वह अपने पद पर नहीं रहेगा, चाहे उसके उत्तराधिकारी ने पद ग्रहण नहीं किया हो। तो ये सरासर गलत है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, ये सही है। राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उनके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। तो देखते हैं, हमारा सेकंड जो है वो गलत है। इससे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम देखेंगे, और ऊपर में से हमें पूछा है कौन से सही है। ठीक है, तो 3 तो सही है, तो तीनों इसमें दिख रहा है हमें, 2 है तो डी इस तरह से हमारा चला जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, केवल 3 और 4 जो है वो हमारा सही है। तो इसका जो आंसर है वो देखेंगे हम। राष्ट्रपति के बारे में एक और जो 2 दिए हैं स्टेटमेंट ऊपर वो गलत है। संविधान के अनुच्छेद 56 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 56G में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी जो है वो पद ग्रहण न कर ले। ठीक है,
और इसके बारे में हमें ये भी पता है कि राष्ट्रपति की जो भी इलेक्शन है वो बराबर उसके पहले ही हो जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 56(2) में ये प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो सही वे कौन से नहीं है, 1 और 2 नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 56 के 6 में ये दिया है। ठीक है। तो उसके बारे में आपको देख लेना चाहिए कि इसमें क्या दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवल संविधान के अतिक्रमण पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। 2, संविधान के अनुच्छेद 56 ख में उसके बारे में दिया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो आर्टिकल 61 के तहत चलाया जाएगा। तो इनमें से हमारा कौन सा आंसर जो है वो सही है, ये हमें देखना है। तो देखो हमारे जो दोनों भी है वो सही है। ठीक है। अनुच्छेद 56(1) में हमें ये दिया है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपसंबंधित रीति से महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के संदर्भ में अभी हमें विचार करना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उपबंध है 61 में। सही हमें बताना है। केवल लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगा सकती है, केवल लोकसभा। तो ये केवल जहाँ पे भी ऐसे वर्ड आते हैं वहाँ पे आपको सजग हो जाना चाहिए। अभी तक केवल एक बार महाभियोग का प्रयोग हुआ है, तो अभी तक एक बार भी नहीं हुआ। तो इस तरह से C और D तो हमारा चला गया, और 2 जो है वो भी हमारा यहाँ पे गलत है, इसलिए हमारा आंसर 1 ही सही है। ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था कि संविधान के अनुच्छेद जो 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के संबंध में वो बंद दिए गए हैं। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, न कि केवल लोकसभा द्वारा। ठीक है। महाभियोग का प्रयोग अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है, जैसा कि हमने कहा है। ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अर्धन्यायिक है। 2, संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, राष्ट्रपति के महाभियोग में भी भाग ले सकते हैं। 3, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पौंडीचेरी के केंद्र शासित राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लिया था, वह महाभियोग में भाग ले सकते हैं। 3, राष्ट्रपति पर जिस सदन द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जाता है, उन आरोपों पर सदन के 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस लिखित रूप में देना चाहिए। ठीक है। तो इसके बारे में जो भी हमारा आंसर है हम देखते हैं। हमारा आंसर क्या है, ये है। ठीक है। यानी कि जो हमारा पहला है वही कथन सही है कि ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, और बाकी के 2 गलत कैसे हैं ये हम अब देखेंगे। तो देखिए, बी के संबंध में राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के दोनों सदस्य के नामांकित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। सिर्फ निर्वाचित नहीं तो नामांकित भी भाग लेते हैं। और कथन सी के संबंध में राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। देखिए, जो निर्वाचित सदस्य दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। सिर्फ
जो निर्वाचित सॉरी यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो डी देखिए, यहाँ पे क्या दिया है कि राष्ट्रपति पर जिस सदन द्वारा आरोप लगाया गया है उस आरोप पर सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए।